क्वेश्चन पर नजर पड़ी होगी अभी। ये बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? ये बड़ा पहली बार 240 पे जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कहा था, बल्कि उससे पहले वो जो कल कर रहे थे वो फाइनल हो गया। उसका मतलब मेरा डिस्क्लोजर है क्या, तो आप लोग पूरा कर दिया तो लाइन आइटम्स वाला वहीं का वहीं होना है सर, देखो तो सही। जितना यहाँ हुआ था बस वही हुआ था। ये सर क्वेश्चन नंबर 4 में इधर पहले एक मेरी गुजारिश सुनना, बाकी फिर आप अगर फिर मसला होगा तो बताइएगा। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पढ़ने की कोशिश की है, बल्कि बेस्ट यही था कि पुराने में और इसमें गलती में फर्क क्या था ये सामने रखा था। पॉइंट नंबर 2, installation of assembly plant was completed in December 2012 at a cost of 60 million and it was ready for use on 1st February 13. However, depreciation for the year ended 31st December 13 amounting to rupees 4.5 million was worked out from the date of production, that is 1st April 13. अब according to the context of this question, ये prior year error है। जो पहले हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था ये सेम यहाँ तक पॉइंट था, लेकिन वो करंट ईयर एरर है। तो करंट ईयर अगर एरर है तो करंट ईयर में ठीक हो गया था, प्रायर ईयर अगर एरर था तो प्रायर ईयर में ठीक होना चाहिए रेट्रोस्पेक्टिवली। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन करें, वो कहता है द मिस्टेक वाज करेक्टेड, मिस्टेक करेक्ट हुई है by adjusting the profit and loss for account for the year ended 31st December 2014। क्या हम कह सकते हैं कि मिस्टेक करेक्ट करते हुए उसने रेट्रोस्पेक्टिव की जगह प्रोस्पेक्टिवली ठीक कर दिया? ये कह रहे हैं प्रायर ईयर एरर, तो उसने इसे ठीक किया है, लेकिन कैसे ठीक कर दिए? करंट ईयर में ठीक कर दिया, हालांकि इसे ठीक होना चाहिए था जिस साल ये हुआ है। तो करंट ईयर में ये करेक्शन नहीं होनी चाहिए थी, ये रेट्रोस्पेक्टिवली होनी चाहिए थी, इसने प्रोस्पेक्टिवली कर दी। ठीक है, कैलकुलेटर पकड़ लो। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 47, करंट ईयर का 90। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट ये तो मेरे ख्याल कर ली होगी अपने, कितने रुपीस बनते हैं? 4.5 था, ये शायद वर्किंग वहां भी थी। 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन है, हालांकि 11 की चार्ज होनी चाहिए थी, विच मींस 2 महीनों की और चार्ज होनी चाहिए, विच इज 1 मिलियन बनेगा। 1 मिलियन एक्स्ट्रा चार्ज होना चाहिए या कम चार्ज होना चाहिए? किस साल में होना चाहिए? किस साल में चार्ज हो गया? तो बेटा 14 में डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी, एक्स्ट्रा उसने 14 में चार्ज कर दी है, तो 14 में चार्ज नहीं होनी चाहिए, तो पहले सिर्फ 14 ध्यान में लाना। 14 में डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से प्रॉफिट कम हो गए होंगे, तो हमने उसे ऐड बैक करके ठीक कर दिया। प्रॉफिट में ऐड क्यों कर दिया? ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई थी, हालांकि नहीं होनी चाहिए थी। डेप्रिसिएशन रिवर्स कर रहे हैं करंट ईयर में, चार्ज कर रहे हैं, रिवर्सल एंट्री बोल रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करने की वजह से फिर आपका इस साल का प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, लेकिन अब लास्ट ईयर में आ जाएगा। क्या यही जो डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज हुई है होनी पिछले साल में चार्ज थी? क्या एंट्री बनेगी? तो पिछले साल में जब डेप्रिसिएशन आप डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, तो लास्ट ईयर फिर 1 मिलियन लेस हो जाएगा। अगर ये लास्ट सेंटेंस ना हो, दिस मिस्टेक हैज बीन करेक्टेड, एक सेकंड इसे इग्नोर करके जरा सोचें जरा, फिर हम करंट ईयर में कुछ भी ना करते, हम सिर्फ इसे 13 में प्रॉफिट्स में से कम करते, लेकिन क्योंकि एक मिस्टेक ठीक करते करते एक और मिस्टेक हो गई, लेकिन वो किस ईयर में हुई है? तो 14 में मिस्टेक रिवर्स करके 13 में इनकॉर्पोरेट करेंगे। कोई और कंफ्यूजन अब रह गई?
जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई और कंफ्यूजन कल से रिलेटेड? देन सभी क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढना इसी पेज के बैक साइड पे, पेज नंबर 239, चांद पेंट्स, इसके साथ लिखे होमवर्क, रिक्वायरमेंट पढ़ना, prepare a correction of error note to be included in the financial statements of the year ended 30 June 2016। ब्रैकेट में जो लिखा है वो इसलिए इग्नोर कर दें कि एक चीज अभी आगे आ जाएगी और एक चीज टैक्सेशन की डिटेल है नहीं। क्या बनाना है? करेक्शन ऑफ एरर नोट में क्या क्या बनता है? नेचर ऑफ करेक्शन ऑफ एरर, इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन से साल का डिस्क्लोजर देते हैं? करंट ईयर के अलावा पिछले साल होते हैं, और अगर ना बताया तो एक पिछला साल सफिशिएंट है। तो ये क्वेश्चन करनी होगा, बल्कि भी रिक्वायरमेंट सॉरी। तो देन आपने एक चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, काइंडली जरूर अटेम्प्ट इसे करें, फिर मैं डिस्कस करूंगा कल। पता है आपको अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स को करते हैं, लिखना अगर नहीं पता, दरमियान में ढूंढने के टेबल बना हुआ। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट मींस होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी शायद ये एससीसीएल में आया होगा, एससीसीएल में आया, पेज नंबर 235 जो घर से परसों की आपने। नहीं सर जी, सेकेंडली आपने जो आज काम करना है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 नीचे ढूंढना। नहीं ये हो गया हुआ है, लेकिन जो मैं गुजारिश करने लगा वो गौर से सुनेगा। 2 दिन आपने अब करना ये है कि जो हमारे पिछले क्वेश्चंस हो चुके हैं उनमें से मैं एक एक दो करके क्वेश्चन दूंगा डेली बेसिस पे, आपने आइडियली उन्हें री अटेम्प्ट करना, आंसर नहीं देखने, दोबारा आपने उन्हें इंडिविजुअली अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। मिस्टेक होगी, आपने फिर जब मिस्टेक हो फिर देखना है कि क्या मेरी मिस्टेक हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने यकीनन मेरे साथ मिलकर पहले किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद आधा को घंटा क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा देना है। डन है सर? तो आइए सेट बेटा, इस वक्त तक जो हमने किया है आपने नोट किया होगा कि इसमें रिवैल्यूएशन आई कोल में, कोल लिमिटेड वाले में रिवैल्यूएशन की गलतियां आई, डेप्रिसिएशन की बार बार आई, बोरिंग कॉस्ट आई थी पहले दिन। तो इसके अलावा भी बहुत सी मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन वो मिस्टेक्स क्योंकि अभी हमने चैप्टर्स नहीं पढ़े इसलिए वो मिस्टेक्स अभी इनमें शामिल हुई नहीं है। अभी तक जो हमने रिवैल्यूएशन पढ़ी थी, बोरिंग कॉस्ट पढ़ी हुई, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, तो ये मिस्टेक्स आ गई हैं। लेकिन जो बाकी मिस्टेक्स हैं और आइए सेट उसमें कैसे अप्लाई होगा वो इस वक्त हम इसलिए डिस्कस नहीं कर सके कि वो जब रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स आएंगे तो इंशाल्लाह फिर उस वक्त दोबारा आईएस 8 की तरफ आया करेंगे। तो मीनवाइल अभी हम आईएस 8 को यहीं इसी हाल में छोड़ रहे हैं, लेकिन आपने काइंडली जो जो मैं अभी डेली बेसिस पे काम दूंगा वो करते रहना है। ठीक है, तो अभी रिपीट करने काइंडली मैंने क्या होमवर्क दिए। मैंने आपसे कई दफा सिर्फ ये कहा है कि आपसे रिक्वायर्ड ये है कि आप डेली बेसिस पे साथ साथ चलने की कोशिश करें। इंशाल्लाह गैर महसूस तरीके से आपको पता भी नहीं चलना और हमने क्या क्या कर लेना, लेकिन इसका एक ये भी मतलब होगा कि हमें पता ही नहीं चली जा रहा है। तो इस वक्त हालात तो ये हैं, लेकिन अगर आप साथ साथ चल रहे होंगे तो इंशाल्लाह तब भी ऐसे ही महसूस होगा। ठीक है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस नहीं हमें, तो फिर कहीं से तो गेम शुरू हो जाएगी। बाकी अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि जो मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ वो सबके लिए इरेलीवेंट है। वो बता दें, ये बता दें, वो बता दें, इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो वो भी पता चल जाएगा, वो भी इंशाल्लाह, और वो जो रह गया है वो भी पता चल जाएगा। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है इस तरह ना किया करें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट है वो सारी टाइम पे बता दिया करूँ, तो इस तरह मुश्किल हो जाएगा। क्या वो करना है, वो करना है, इंशाल्लाह वो भी करना है, और वो तो जरूर ही करना है। तो मीन वाले इस तरह करें, पेज नंबर ढूंढना, तो रादर देन कभी हम इसका कोई टेस्ट लें, कल वैसे भी अभी सैटरडे है, तो सैटरडे आज कल और संडे का टाइम
जरा कुछ रिवीजन में लगाइएगा, खास ये आई सेट मेरे नज़दीक अगर सही तरह समझ आ रहा है तो इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और शायद अकाउंटिंग की जरा समझ भी सही आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक आप खुद से थोड़ी सी हिम्मत नहीं भी करेंगे, मेरा ख्याल है ये अभी आपको कोई नया सवाल दे देना आपके साथ अभी मुनासिब नहीं है। तो मीनवाइल इसका कीजिएगा, तो पेज नंबर ढूंढना है 103। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? पेन पकड़ने से एक नए जज्बे से नई जिंदगी का एक और आगाज कर। पेज नंबर बता दें, रिपीट कर दें। पेज नंबर 103 पर फाइनेंशियल स्टेट। चले जी सर, एक नई इंटरेस्टिंग गेम स्टार्ट हो रही है। सर मेरी आवाज इधर से आ रही है सर, आवाज यहाँ से आ रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स गिनवा दो जरा। वो 2 भी नहीं हुए अभी, शुरू ही नहीं किए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पता आपको क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी। नोट्स का थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो गया आपको, इंशाल्लाह और होता रहेगा। लेकिन एक 5वां कंपोनेंट जो रह गया था, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, आए आज उसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फर्दर रिफाइन करने के लिए ये बेहतरीन एक टॉपिक है, तो आप ठीक ठाक वंस अगेन एंजॉय कर सकते हैं एज ऑलवेज, जैसे आप हिस्टोरिकली अकाउंटिंग एंजॉय कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट ऑफ, इसके साथ एक ब्रैकेट में रेफरेंस लिखा हुआ है IAS 7। कौन कौन से IAS इससे पहले आप पढ़ चुके हैं? IAS 16 आई थिंक, IAS 23। चलिए एक और स्टैंडर्ड ऐड ऑन लगा, बस अब आवाजें पकड़नी खत्म हो जाए, पेन पकड़ लें। While preparing statement of financial position, be serious please। IAS मुझे बताने थे, भाई को बताइए जाना। While preparing statement of financial position and statement of comprehensive income, we use accrual basis of accounting। Statement of financial position, statement of profit loss बनाते हुए क्या वाकई हम accrual basis of accounting यूज करते हैं? यकीनन ये सवाल मुझसे ही है, आपसे नहीं है, मैं खुद जवाब देता हूँ। इंसान बने हैं, कभी लफ्ज सुना है accrual basis? इसका मीनिंग नेक्स्ट लाइन। In accrual basis of accounting, incomes are recorded when they are received। Incomes are recorded when they are earned। पैसे आए हैं नहीं आए ये मैटर नहीं करता, इनकम कब रिकॉर्ड करते हैं? जब वो अर्न हो जाए। गुड्स वाली इनकम कब अर्न हो जाती है? जब गुड्स डिलीवर हो जाए, उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाए। सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं तब इनकम कब अर्न हो जाती है? जब आप सर्विसेज रेंडर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इनकम सर्विसेज की भी हो सकती है। तो इनकम कब रिकॉर्ड होती है? जब अर्न हो जाए। पैसे मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिलेंगे तो इंशाल्लाह। पैसे मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आए तो अब आपने कमा लिए, आपका राइट बनता है कि आपको मिले, रिसीवेबल हो जाएगा। कभी आपने एंट्री सुनी कैश डेबिट सेल क्रेडिट? आपने पहली दफा जिंदगी में एंट्री सुनी कैश डेबिट सेल क्रेडिट? अब आज ये तो मान ले कम से कम, अब इस पे भी नो हो गया, इस पे भी नो हो गया। कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कंसंट्रेट सर जी, क्या मतलब मेरी इस अकाउंटिंग एंट्री? कैश डेबिट सेल क्रेडिट
क्या इनकम अर्न हो गई? इस हेड को देख के पता चला सेल को, और क्या रिसीव भी हो गई है? कैश डेबिट। तो कैश एसेट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करंट एसेट्स में नजर आएगा, सेल इनकम है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नजर आएगा। अगर पैसे नहीं मिले लेकिन आपने गुड्स बेच दी हैं, तो कभी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री सुनी आपने? हालांकि पैसे नहीं आए, लेकिन किस कॉन्सेप्ट ने हमें फोर्स किया कि सेल रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, तो सेल क्रेडिट होकर प्रॉफिट लॉस में आ गई। पैसे नहीं मिले, डेटर्स करंट एसेट का पार्ट बन गया। तो दोबारा फर्स्ट लाइन देखें, फर्स्ट लाइन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हुए एक्रूअल बेसिस यूज हो रही है, ऐसे फिगर्स नजर आती हैं। फिर एक्सपेंसेस में आ रही नीचे, अकॉर्डिंग टू दिस एक्रूअल कॉन्सेप्ट एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होता है? जब वो हो जाए, उसे अकाउंटिंग में कहते हैं इंकर हो जाए। पैसे अगर नहीं गए तो मैटर नहीं करता, अगर एक्सपेंस हो गया है तो आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। पैसे चले गए तब भी ठीक है, नहीं गए तब भी ठीक है। एक्सपेंस डेबिट किस दिन हो जाना चाहिए? अब एक्सपेंस इंकर कब हो जाता है? जब किसी अमाउंट का बेनिफिट ले लें तो वो एक्सपेंस इंकर हो जाता है। अब पैसे चले गए अगर उसी दिन, तो एंट्री बन जाएगी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। नहीं गए एक्सपेंस फिर भी डेबिट होगा, अगर इंकर हो गया पेबल हो जाएगा। अगर पैसे कभी पहले गए थे तो उस वक्त एंट्री हुई होगी एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। जब एक्सपेंस इंकर हो जाएगा तो फिर एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट, फिर एडवांस खत्म हो जाएगा। एक्सपेंस किस दिन डेबिट होगा? जिस दिन वो इंकर हो जाएगा, जिस दिन हम फायदा उठा लेंगे। पैसे चाहे पहले गए हैं, उस दिन गए हैं, या बाद में गए हैं, ये मैटर नहीं करता। पहले भी जा सकते हैं, एडवांस में भी, बाद में भी जा सकते हैं पेबल वाले, और उस दिन भी जा सकते हैं कैश एक्सपेंसेस। ठीक है सर? तो अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंस हो गया और पे नहीं हुआ तो क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में आएगा, पेबल लायबिलिटीज में आएगा। तो एक इफेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, दूसरा उसका इफेक्ट लायबिलिटीज में चला जाएगा। ठीक है? तो अब फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें, क्या सही लिखा हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए वी यूज कौन सा कॉन्सेप्ट? और अक्रूवल बेसिस पे फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में इनकम्स और एक्सपेंसेस इकट्ठे हो जाते हैं। अगर इनकम्स ज्यादा हो तो प्रॉफिट निकल आता है, और अगर किसी वजह से इनकम्स कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो लॉस निकल आएगा, डेबिट बन जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है सर? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि अक्रूवल बेसिस पे इनकम्स और एक्सपेंसेस शेयर होल्डर्स को दिखा के प्रॉफिट या लॉस बता दिया जाए। रिपीट करेंगे सेंटेंस, मैंने क्या बोला? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का ऑब्जेक्टिव है कि अक्रूवल बेसिस पे शेयर होल्डर्स को इनकम्स और एक्सपेंसेस दिखा के प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर दिया जाए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने का क्या मकसद है? शेयर होल्डर्स को एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी की इंफॉर्मेशन दे दी जाए। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का क्या मकसद है? इक्विटी के कंपोनेंट्स की मूवमेंट ओपनिंग से क्लोजिंग तक दिखा दी जाए, चेंजेस इन इक्विटी से। तो इसी तरह ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसका भी कोई ना कोई मकसद होगा। तो पहली जो 3 स्टेटमेंट्स मैंने बोली उसका मकसद आ चल गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का मकसद अक्रूवल बेसिस पे इनकम और एक्सपेंसेस की बेस पे प्रॉफिट या लॉस दिखा दी जाए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी की इंफॉर्मेशन दे दी जाए। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी के हेड्स में जो मूवमेंट हुई है, चेंज आया है ओपनिंग से क्लोजिंग तक, वो प्रेजेंट कर दिया जाए। तो अब हमने ये पहले पॉइंट समझना है कि आखिर ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की जरूरत क्या पड़ेगी। तो अब जरा हाई वर्ड ढूंढना। अब हाई वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है? नहीं, ऊपर से चल रहा है, ऊपर से डिसाइड ये हुआ है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो अक्रूवल बेसिस पे बन गई और इनकम और एक्सपेंसेस प्रेजेंट हो गए। हाँ, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर वक्त शेयर होल्डर वर्ड ज़हन में रहना चाहिए। यकीनन यूजर्स में कोई बैंक्स भी हो सकते हैं जिनसे आपने लोन लिया हुआ,
कस्टमर्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स भी, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन प्राइमरी मेन यूजर कौन है? शेयर होल्डर. तो इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश कॉन्सेप्ट. सबसे पहले तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम चाहते ये हैं कि शेयर होल्डर्स को ये बताया जाए कि कैश कॉन्सेप्ट से यहां मुराद है रिसीट्स कहां से हुई हैं और पेमेंट्स कहां हुई हैं. रिसीट्स कहां से हुई हैं और पेमेंट्स कहां हुई हैं. ये लिख लीजिएगा काइंडली जरा ये दो वर्ड एज इट इज बता दें, बाकी तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि इन रिसीट और पेमेंट्स के वर्ड से क्या समझ आया आपको. इसका मीनिंग ये है कि हमने ये बताना है कैश कहां से कितना आया है और कैश कितना कहां गया है. जहां से जितना आया वो क्या है? रिसीट्स है. और जहां जितना गया वो क्या है? पेमेंट्स. अब दोबारा जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से मिलाएं. सेल का मतलब भी तो रिसीट ही होता है. हो सकता है सेल ऐसे स्टार्ट हो रही है. नहीं ऐसा बच्चे अगर बैठे, मेरा तो ख्याल ये है कि सेल 5 लाख अगर लिखी हुई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में तो उतना ही कैश आ गया होगा. हाँ ये सही. अब मेरा ख्याल आप ये वर्ड्स मुनासिब है. जरूरी नहीं है. अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर की ही कैश सेल है तो क्या रसीट अगेंस्ट सेल और इनकम अगेंस्ट सेल एक ही फिगर होगी? एक ही फिगर होगी सर. लेकिन अगर सपोज आपने इस साल क्रेडिट सेल किया तो एंट्री बताया जरा. डेटर डेबिट सेल क्रेडिट सारा खेल अकाउंटिंग एंट्रीज का ही है. डेटर डेबिट सेल क्रेडिट सपोज 10 लाख की फिगर, क्या ये सेल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आएगी सर, यकीन माने आएगी सर. सेल आएगी. यस सर. इस ट्रांजैक्शन में डेटर डेबिट सेल क्रेडिट में कैश कितना आया? आया नहीं. तो सेल तो है, देयरफॉर प्रॉफिट एंड लॉस में तो आएगी, लेकिन रिसीट नहीं है, इसलिए कैश फ्लो में नहीं आएगी. कैश फ्लो बनाने का मकसद शेयर होल्डर्स को ये बताना है कि इस साल पैसे आए कहां से. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाने का मकसद इनकम कहां से. इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी खरीदी है क्रेडिट पे, एंट्री बोला मशीनरी डेबिट पेबल क्रेडिट. मशीनरी आपके नॉन करंट एसेट्स में आएगी और पेबल लायबिलिटीज में आएगा. दोबारा एंट्री बोला जरा. कैश ना आया है ना गया है, पेमेंट नहीं है, कैश फ्लो में नजर नहीं आएगी. अक्रूवल बेसिस पे सैलरी एक्सपेंस की एंट्री बोला. सैलरी एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट. एक्सपेंस तो है, लायबिलिटी भी है, पेमेंट तो नहीं. तो इस स्टोरी का मकसद क्या है? इस स्टेटमेंट का मकसद क्या है? क्या ये हो सकता है इनकम्स और एक्सपेंसेस की अमाउंट्स डिफरेंट हो रिसीट्स एंड पेमेंट से? तब इनकम स्टेटमेंट इसलिए बना दी थी ताकि इनकम्स और एक्सपेंसेस का पता चल जाए. अब रिसीट्स एंड पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए शेयर होल्डर्स के लिए जो स्टेटमेंट बनाएंगे उस स्टेटमेंट का नाम होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट. So what is the primary objective of this statement? To present the information of receipts and payments to shareholders. Incomes और expenses की information कहाँ है और receipts and payments की information. देखिए वो ठीक है कि आपको पता होना चाहिए कि इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि पैसे आए कहाँ से, बाकी पैसे कहाँ से आए. क्या सारी क्रेडिट भी सेल होती रही है? नहीं, मतलब अगर होती रही है तो पता तो चले कि सारी सेल हो तो गई है लेकिन पैसा कोई नहीं आया. शेयर होल्डर्स को पता तो चले. खर्चे होते रहे हैं, कैश कितना गया कितने खर्चों के अगेंस्ट, और कितने खर्चे ऐसे जिनके अगेंस्ट अभी पैसे जाने हैं. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट सर?
तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन दें। अब थोड़ी सी बात और आगे हजम करें, बोर्ड पर देखें। कभी आपने कोई कैश का लेजर सोचा देखा हो? ब्रॉड डाउन कैश हो सकता है? इसमें इतनी मायूसी वाली क्या बात है सर? अगर फर्स्ट ईयर नहीं है तो हो सकता है। कैश एसेट है, तो लेट्स से 2 मिलियन कैश है, पिछले साल से अगले साल आ रहा है, तो ब्रॉड डाउन कैश है सर। इज इट योर एसेट और इनकम? कैश सेल की एंट्री बोले, फिगर्स में अज्यूम कर रहा हूँ। कैश फ्रॉम कस्टमर्स की एंट्री बोला, बुला दे मायूसी को, बुला दे। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। लोन ले लिया बैंक से, एंट्री बोला। कैश डेबिट लोन क्रेडिट। डिस्पोजल हो गई है सर, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। एक कैसे डिस्पोज हो गया, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ये तो सारी फिगर्स मैंने लिखी हैं डिफरेंट रेफरेंसेस के साथ। क्या ये सब रिसीट्स हैं? रिसीट का सिंपली मतलब है कैश का आना। कहाँ 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 से आया है? सेल से आया है, डेटर से आया है, लोन से आया है। थोड़ा बड़े होने की कोशिश करते हैं। शेयर इशू करके कैश आया, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। सपोज नॉमिनल वैल्यू की इक्वल आया, 10 नहीं है वो, मिलियंस में लिख रहा हूँ, 10 नॉमिनल 10 मिलियन रुपीस है सर, एक शेयर थोड़ी इशू की। क्या ये 10 रसीट है? रसीट है, कैश आ रहा है। कहाँ 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 से आ रहा है? जहाँ जहाँ से भी है रसीट है। जब भी कैश आएगा डेबिट होगा। पेमेंट्स पे आ जाए, पेमेंट्स पे आ जाएगा। पेमेंट्स भी हो सकती हैं। एक सेकंड, चले साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अब आएगा पढ़ने का मन। जी सर, कैश का लेजर से वापस चंद एक पेमेंट सर, मशीनरी खरीदी है सर, लोन वापस किए। यही किसी का ब्लाइंस का मेरा तार नहीं लगी, चार्जिंग केबल ऑन नहीं है। खुद देखो यार, किसी लोन वापस की एंट्री बोली किसी, नॉन डेबिट कैश क्रेडिट। डिविडेंड पे हुआ, बस हो गया सर, बस डिविडेंड पे हुआ सर। अगर थोड़ा सा डेप्थ में सोचें तो हमेशा पहले डिक्लेयर और फिर पे। तो अगर मैंने कहा पे हुआ तो शायद पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर मैं इससे बोलूं डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, मतलब इसका क्या होगा? डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, डिक्लेयर हुआ और पे होंगे, तो डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपने हमेशा क्या ध्यान में रखना है, पहले डिक्लेयर हुआ, एंट्री बोले डिक्लेयर हुआ,
डिविडेंड डेबिट पेबल क्रेडिट, फिर जब पे हुआ तो पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। लेट्स अज्यूम 1.5 मिलियन। ठीक है सर। चले सपोज यही है। अब ये सब कुछ जो भी है, जहां जहां भी कैश जा रहा है, ये पेमेंट्स है, कैश पेमेंट्स है। तो डेबिट साइड पे रिसीट्स है और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स है। और दोबारा यहां पर रुक के सोचना है, क्या कैश के लेजर में डेबिट साइड पे हमेशा रिसीट्स ही होंगी ब्रॉड डाउन निकाल कर? क्रेडिट साइड पे देखिए कैश क्रेडिट कब होगा? जब पे हो रहा होगा, जब जा रहा होगा पे हो रहा होगा, जहां भी जा रहा पेमेंट है। और देन एक सीडी होगा, एक मिनट टोटल की जगह सारा सीडी सीडी 23.5। चलो छोड़े जो भी है। बाद में ये कर रहा हूं कि कैश के डेबिट साइड पे सिर्फ रिसीट्स और कैश के क्रेडिट साइड पे सिर्फ पेमेंट्स ऑफ कैश आनी चाहिए। एनी अदर थिंग जो इसमें आनी चाहिए, या तो कैश डेबिट हो रहा अगर आएगा इस लेजर में, या कैश क्रेडिट होगा तो आएगा इस लेजर में। अब कैश डेबिट का मतलब है कैश आ रहा है, रिसीव हो रहा है, और कैश जाने का मतलब है पेमेंट्स हो रही है। डेप्रिसिएशन की एंट्री बताना। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है? प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर आएगी, लेकिन डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट का मतलब ये कोई पेमेंट नहीं है, इसका कैश के लेजर से और देयरफॉर कैश फ्लो से कोई ताल्लुक नहीं। दोबारा हाईओवर वाला सेंटेंस पढ़ा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बस क्या आना है? बस रिसीट्स, बस पेमेंट्स। फिलहाल मैंने ये बताया कैश कॉन्सेप्ट पे रिसीट्स और पेमेंट्स आने। बैड डेट्स की एंट्री बताएं। बैड डेट्स डेबिट, डेटर क्रेडिट। अलाउंस वाली एंट्री बताएं। बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। रिवर्स हो रहा तो वो भी हो रही। तभी जिन ट्रांजैक्शंस में ना कैश डेबिट हो रहा है ना कैश क्रेडिट हो रहा है, तो वो एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शंस तो हो सकती हैं। बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट, डेटर्स क्रेडिट, तो एक्सपेंस तो हो सकते हैं, लेकिन अगर कैश डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा तो इनका रिसीट्स एंड पेमेंट से ताल्लुक नहीं है, और विच मींस कि इनका किस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। इनकम और एक्सपेंसेस अगर ताल्लुक है तो हम लिख देंगे, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ रिसीट्स और पेमेंट्स लिखेंगे। आई होप कि मेरी बात को समझ आ रही है। देखिए ऐसे कोई डबलिंग नहीं हो रही। अगर इनकम एक्सपेंसेस हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लिख दिए हैं, तो इनकम और एक्सपेंसेस दोबारा लिखने के लिए कोई नई स्टेटमेंट बनाने की तो जरूरत नहीं है। अब ये जो स्टेटमेंट हम बनाना शुरू कर रहे हैं, इसका पर्पस पहले क्लियर होना चाहिए। हम चाहते ये हैं कि शेयर होल्डर्स को, अच्छा एक चीज और रिवाइज करूंगा, शेयर होल्डर्स के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाती हैं, शेयर होल्डर्स के पास ये लेजर्स नहीं जाते। क्या आपको इस लेजर में नजर आ रही है रिसीट्स एंड पेमेंट्स? लेकिन शेयर होल्डर्स के सामने ये लेजर नहीं जाना, तो आपने शेयर होल्डर्स को यही रिसीट्स एंड पेमेंट्स कैसे बतानी है? यही स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे। बस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो क्या है? इक्विटी के हेड के जो लेजर्स हैं उन्हें स्टेटमेंट फॉर्म में कुछ हेडिंग्स के साथ लिख के शेयर होल्डर्स के सामने रख देने का नाम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। इसी तरह एक स्केड्यूल बनाता था ये 16 में। एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट कर दिया जाए तो वो स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर कैश के इस लेजर को कुछ हेडिंग्स लगा के स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या शेयर होल्डर्स को रिसीट्स एंड पेमेंट्स का पता चल जाएगा? लेकिन क्या रिसीट सिर्फ कैश में ही होती है या बैंक में भी रिसीव हो जाते हैं? क्या पैसे बैंक में भी रिसीव हो जाते हैं और क्या पेमेंट्स बैंक से भी हो जाती हैं? तो एक दूसरी बात सामने रख लेते हैं। बैंक अकाउंट बनवाना जी, ब्रॉड डाउन बैलेंस हो सकता है, ब्रॉड डाउन बैलेंस हो सकता है, लेट्स अज्यूम 5 मिलियन। थोड़ा सा लेकिन और बड़े होने की कोशिश करते हैं। क्या बैंक ओवरड्राफ्ट का भी वर्ड सुना आपने? वो मैं अलग ही सुनाता हूँ, रहने दो, इधर ही वापस।
5 मिलियन बैंक में पड़ा है या बैंक से लिया हुआ है? पड़ा है, डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है जी। अब अपने फर्दर को शेयर इशू किए और शेयर होल्डर्स ने पैसे बाय चेक दिए, एंट्री बोलेंगे बैंक डेबिट शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल 20 कुछ कस्टमर्स ने बाय चेक पेमेंट की है, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। आपने किसी से उधार लिया लेकिन बाय चेक पैसे मिले, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट। आपने डिबेंचर इशू किए, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? लोन है, डिबेंचर लोन है। डिबेंचर इशू करके पैसे आपको बाय चेक मिले, एंट्री बन गई बैंक डेबिट डिबेंचर पेबल एज अ लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, डिबेंचर्स पेबल। दोबारा इन फिगर्स पर गौर करें, क्या ये पैसे आ रहे हैं? ये भी रिसीट्स है, लेकिन ये रिसीट्स कैश की बजाय बैंक में। बस ये फर्क है कि ये भी पैसे ही हैं, लेकिन कैश लोगों ने पकड़ाने की बजाय हमारे बाय चेक दिए हैं या हमारे बैंक में आ गए हैं, तो हमारे बैंक तक पहुंच गए। बैंक में रिसीट्स हैं। क्या बैंक से पेमेंट्स भी हो सकती हैं? मसलन आपने कोई मशीनरी खरीदी है, मशीनरी डेबिट बैंक क्रेडिट। इस क्रेडिटर्स को बाय चेक पेमेंट की है, क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट। ठीक है, चले दो काफी हैं। क्या वंस अगेन डेबिट साइड पे कुछ रिसीट्स और क्रेडिट साइड पे कुछ पेमेंट्स नजर आ रहे हैं? बैलेंस अगर करें तो ये बन जाना है 85 है टोटल, 70 87 76। चलो ठीक है, तो अब दोनों में कुछ सिमिलरिटी है जो दो लेजर आपके सामने बने। सर जी कुछ सिमिलरिटी है, यकीनन डिसिमिलरिटी क्या है? एक कैश इन हैंड का लेजर है, एक कैश एट बैंक का लेजर है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ ओपनिंग बैलेंस था, कुछ क्लोजिंग बैलेंस है, कुछ रिसीट्स हैं, कुछ पेमेंट्स। तो रिसीट्स है वो सिर्फ कैश में जरूरी नहीं है, बैंक में भी हो सकती है। तो बैंक में भी कैश आ सकता है, मैं कह सकता हूँ बैंक में भी कैश आ सकता है, हाथ में भी कैश आ सकता है। देन आज मैंने एक तीसरी बात की थी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने हमेशा आपको क्या बताया, एक लोन है, बैंक से लोन लिया हुआ, बैंक से कुछ उधार एक्स्ट्रा पैसे लिए हुए, उसका कॉन्सेप्ट जरा सुन लो। अगर उधार बैंक से लिया होगा तो क्या ये हमारा कोई एसेट होगा या लायबिलिटी? तो फर्ज करें साल के शुरू में 3 मिलियन रुपीस बैंक से उधार के तौर पे लिए होते हैं। अब ये जो उधार होता है ये साथ साथ पे हो रहा होता है, इसलिए हमेशा मैंने आपसे कहा ये करंट लायबिलिटीज में नजर आता है सर। तो साथ साथ इसने पे होना होता है, वो कैसे? बैंक हमसे भी रिक्वायर कर रहा होता है कि जितने हमारे चेक्स रिसीव होंगे और जितनी हमारी पेमेंट्स होंगी वो फिर इसी बैंक में होंगी। किस बैंक में होंगी? जिसमें हमने ओवर एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। मतलब इसका ये हुआ कि फर्ज करें आपके किसी कस्टमर ने आपको चेक दिए, एंट्री बोल बैंक डेबिट, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट इसी तरह एंट्री होगी। तो अगर आपने इस अकाउंट में, जिस अकाउंट में आपका 3 मिलियन का एक्स्ट्रा बैलेंस हो गया था, अब ये सिंपली बैंक अकाउंट का मतलब होता है आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया और फिलहाल इस बैंक अकाउंट में आपका 3 मिलियन नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव से मुराद ये उधार एक्स्ट्रा लिया, बैंक से एक्स्ट्रा लिया। तो अगर ये अपना चेक आप इसी अकाउंट में जमा करवा दें तो बैंक डेबिट है। इधर लिखो क्रेडिट साइड पे 5 मिलियन का सपोज चेक है, डेटा मैंने रेफरेंस लिख दी है, तो क्या सेंस बनी इसकी? क्या 3 मिलियन वाली लायबिलिटी इस 5 मिलियन वाले एसेट से अब नेट होके 2 मिलियन एसेट रह गए? तब ये जो बैंक डेबिट बोल रहे हैं ना, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में सोचें तो ये बैंक डेबिट एज ए लायबिलिटी कह रहे हैं। क्या पहले लायबिलिटी थी सर? तो कितने हद तक बैंक डेबिट का मतलब है कि लायबिलिटी कम हुई? 3 मिलियन। और एक्स्ट्रा 2 मिलियन बैंक डेबिट से मतलब क्या है? एसेट बढ़ा। तो कितने से क्या कम होके कितने से क्या बढ़ा? और अगर यहां तक बैलेंस कर लें तो अब इस लेजर में डेबिट बैलेंस,
तो इसलिए क्या किया जाता है, ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर ऊपर नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट? बड़े हो गए आप, बड़े हो गए और से देखें कि आपको नहीं पता ये 3 मिलियन क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। अब अगर इसी लेजर को मैं इसी वक्त बैलेंस कर लूं तो 2 मिलियन क्या है, एसेट है। तो ये बैंक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। और अगर बैंक में डेबिट बैलेंस है तो करंट एसेट है, आपके करंट एसेट्स में। लेकिन जरा 2-3 ट्रांजेक्शन और लिखते हैं। क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट की है, एंट्री है सर, एंट्रीज गेम ऑन। क्रेडिट है, डेबिट, बैंक क्रेडिट, बैंक सपोज आपने इसी बैंक अकाउंट से चेक लिख के क्रेडिटर को दे दिया। फर्स्ट करें चेक था 7 मिलियन का, कैलकुलेशन रखिएगा जरा साथ, अगर सॉल्व करना सॉल्व कर लेना। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा बैलेंस तो सिर्फ 2 मिलियन था, 2 था 5 था, 2 था, तो बैंक ने हमें 7 मिलियन पेमेंट की इजाजत कैसे दे दी? वो तभी होता है जब हमने बैंक से कोई लिमिट एग्री की हो। वर्ड सुना कभी हमने लिमिट? हम बैंक से एग्री कर लेते हैं कि हमारा बैलेंस नेगेटिव में भी जा सकता है, और नेगेटिव का मतलब अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो बैंक इजाफी हमें पैसे दे दिया करेगा। हमारे अपने कितने थे? 2, बैंक ने अलाउ कितने कर दिए? तो अगर यहाँ तक बैलेंस किया जाए तो अब 5 मिलियन क्रेडिट बैलेंस। चेक करें जरा कंटिन्यू, हिम्मत हिम्मत। क्रेडिट बैलेंस अब इस लेजर 10 क्रेडिट साइड पे है, 5 डेबिट साइड पे है। तो अब ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। अगर एंड में जाके इसका बैलेंस क्रेडिट हो गया तो लाइबिलिटी होगी, करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा बैलेंस। और अगर एंड में जाके ये डेबिट बैलेंस बन गया तो करंट एसेट में आ जाएगा। लेकिन अभी एंड तक ले जाएंगे। लेट्स सी कैश सेल हुई है और उसके पैसे अपने बैंक में जमा करवाए। मैं रिपीट करता हूं मैंने क्या कहा। कैश सेल हुई है, कैश सेल हुई है, एंट्री बोले बाई डेबिट सेल क्रेडिट, और वो पैसे अपने बैंक में जमा करवाए। मेरा ख्याल है कि रेफरेंस कैश होना चाहिए। हाँ ये भी हो सकता था कि फॉर एग्जांपल कैश सेल के पैसे डायरेक्टली बैंक में आ जाए, एंट्री बोला बैंक डेबिट सेल क्रेडिट, वो भी रेफरेंस हो सकता है। चलो वो भी लिख लेते हैं, बैंक डेबिट सेल क्रेडिट और बैंक डेबिट कैश क्रेडिट में डिफरेंस बताएं जरा। पैसे आए फिर बैंक में जमा करवाए, और दूसरा क्या है कि सीधे ही सेल के पैसे बैंक में आए, डायरेक्टली पैसे बैंक में ही जमा होंगे। फंस गए? क्या ये जो फिगर्स आ रही हैं डेबिट साइड पे, ये रिसीट्स हैं? आपने मशीनरी खरीदी 15 मिलियन की, मशीनरी डेबिट बैंक क्रेडिट, पेमेंट हो गई। चले इतना काफी है, कॉन्सेप्ट कुछ समझ आ गया? सीडी बताए, सॉल्व करेंगे 10 15 25। सॉरी मैं बनाना भूल गया, कैलकुलेटर लाउड था, जुबानी हो नहीं रहा, कैलकुलेट करना नहीं है। 12 क्या है फाइनली? क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। इज इट लायबिलिटी? ये भी, ये रिसीट्स है, डेबिट साइड पे रिसीट्स है, सोच लें तसल्ली से सोच लें। और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स है। तो क्या रिसीट्स कैश में भी हो सकती हैं, बैंक में भी हो सकती हैं? मेरा ख्याल है कि ये लेजर्स आप इस तरह करें, पेज नंबर 103 के पिछला सफा खाली है, पहले 2 बना लें फिर मैं तीसरा दिखाता हूं। पेज नंबर 103 के पीछे जो सफा था मेरा ख्याल वहीं बना ले जहां ये जरूरत पड़ी। नीचे जगह जो है वो जरा जरूरत पड़ेगी शायद, अभी रहने तो उसे ना यूज कीजिएगा। ये बड़ा कैश बैंक में जमा करवाया ना, बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगर बैंक में पैसे जमा करवाए जाएं
तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। और अगर फॉर एग्जांपल किसी को चीजें बेची हैं और उसने कैश देने की बजाय आपको चेक पकड़ा दिए तो बैंक डेबिट और सेल क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? ये कैश का बन गया। कैश का लेजर का बना रहे थे। ये अगर नोट करें तो बताइएगा। नहीं, इसमें ओवरड्राफ्ट लिखे बगैर पता चल रहा है कि ओवरड्राफ्ट है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर बनाएंगे तो वहां करंट लायबिलिटीज में लिख देंगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। और यहाँ कैसे पता चलेगा? क्रेडिट बैलेंसेस। ये थोड़ा सा दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या करना चाहें? बैंक कौन सा? नहीं सर, इसका बैलेंस नहीं देता। एक होता है बैंक से आपने लोन लेके इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, एक होता है बैंक से आपने डिसाइड कर लिया कि जिस दिन हम पेमेंट करने लगेंगे उस दिन हमारी पेमेंट अलाउ कर दीजिएगा, फॉर एग्जांपल अप टू द लिमिट ऑफ 15 मिलियन। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ी हमें, हम उतना उतना इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही क्या नहीं हो सकता? 3 मिलियन ओपनिंग है, 5 मिलियन आ गए। अब जिस दिन ये 5 मिलियन, जिस दिन तक ये 5 मिलियन नहीं आया, आपकी लाइबिलिटी कितनी है? 3 मिलियन। तो दिन गिन लेंगे। फिर 5 मिलियन आ गया, 5 मिलियन के बाद आपका बैलेंस कितना बन गया? 2 मिलियन डेबिट। अब इंटरेस्ट नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक ये 2 मिलियन रहेगा। फिर 7 मिलियन पेमेंट हुई, फिर कितना हो गया? 5। अब जिस दिन ये 5 क्रेडिट हो गया, फिर दिन गिनने शुरू हो जाएंगे। अब ये 7-7 होगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, नंबर ऑफ मंथ्स या डेज, रेट होगा।
ठीक। जी डेफिनेटली बेटा, हर लोन अगर है तो उस पर इंटरेस्ट होगा। लोन किसी भी नाम से हो, डिबेंचर्स वगैरह वगैरह, उस पर इंटरेस्ट होगा। जी नोट कर लिया आप प्लीज, सबको रह तो नहीं गया प्लीज? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई लिख तो नहीं रहा? एनीबॉडी राइटिंग प्लीज? सर however सर, however पे बात ये चल रही है सर जी, हर चीज हर टॉपिक का कुछ इनिशियल इंट्रोडक्शन करते हुए एसी सेट करना होता है। हर टॉपिक का मेरे ख्याल फर्स्ट डे जो होता है शायद वो डिसाइडिंग होता है, उसमें शायद सारे बेसिक्स हो जाते हैं, उसके बाद तो फिर प्रैक्टिस रह जाती है। तो प्लीज अपने सही कॉन्सेप्ट काइंडली क्लियर करें। बात ये हो रही है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम हमने अक्रूवल बेसिस पे बना ली है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में हम कैश कॉन्सेप्ट पे रिसीट्स और पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं। मैंने आपके सामने कैश और बैंक के लेजर्स बनाए हैं। क्या इन्हीं लेजर्स में कैश रिसीट और पेमेंट्स होती हैं? कोई और भी ऐसा लेजर है जिसमें कैश डेबिट होता है या बैंक डेबिट होता है? हाँ ये जरूर हो सकता है बैंक के 50 लेजर हो, 50 बैंक अकाउंट खुलवाए हैं आपने। हाँ हाँ होता है, डिफरेंट बैंक्स में, डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट सिटीज में आपके बैंक्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं। पूरे मुल्क में आपका फॉर एग्जांपल बिजनेस है तो एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, एक जगह एक से ज्यादा ब्रांचेस में कैश इन हैंड के लेजर हो सकते हैं, लेकिन या पैसे कैश में आएंगे या बाय चेक आएंगे। तो इसका मतलब या कैश के लेजर में डेबिट होंगे या बैंक के लेजर में, और इसी तरह पेमेंट या तो कैश में आप करेंगे या बाय चेक करेंगे। तो पेमेंट या तो कैश के लेजर में आएगी और या बैंक के लेजर। इट अनदर वर्ड्स, ये सारी जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं ये कैश एंड बैंक अकाउंट्स में आएंगे। देयरफॉर क्या इन्हीं कैश और बैंक के लेजर्स को अगर किसी प्रॉपर फॉर्मेट में स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी? हो जाएगी सर। हार्वर्ड अगली लाइन पे जरा एक मिनट है। कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट सर ये है कि देयरफॉर वाली लाइन पढ़ रहा है, मिल गई? हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट को आपने एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की शक्ल में सोचना है, इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। क्या वर्ड लिखे नजर आए? क्या चीज किसकी तरह कंसिडर होती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपली मींस अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या चीज है? इसको हाईलाइट करें और इसके नीचे लिखें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सिंपली मींस अ कंबाइंड लेजर ऑफ कैश एंड बैंक। क्या ये जो कैश एंड बैंक के लेजर्स हैं इनको इकट्ठा भी किया जा सकता है? अगर किस किस लेजर को इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर रादर देन अलग-अलग नाम के बोलने के हम क्या नाम बोल सकते हैं? कैश एंड बैंक के लेजर्स को अगर एक कंबाइंड टीम में इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर क्या इसे रिसीट एंड पेमेंट अगर बोला जाए तो कोई गलत वाली बात है? क्या इनमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स आती हैं? क्या कभी आपने जिंदगी में इकट्ठे लेजर सुने हैं? डेटर कंट्रोल अकाउंट सर एक वर्ड होता था, मैट्रिक में होता था। डेटर कंट्रोल अकाउंट में दो ब्रॉड डाउन हो सकते हैं सर। दो ब्रॉड डाउन मींस रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट का वर्ड होता है, मुझे बहुत गुस्से से देखें लेकिन मैं भी देखूंगा इंशाल्लाह, ये नेट ऑफ रास्ते में होना चाहिए। क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में दो ब्रॉड डाउन हो सकते हैं सर। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन अगर आपने एडवांस में पैसे दिए हो तो एडवांस टू सप्लायर का भी कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे अपने जो लेजर आपने अभी बनाए पिछले पेज पे वो जरा काइंडली सामने रखें।
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस किस को कंबाइन करके लेजर बना देने का नाम है? हिम्मत हिम्मत रिपीट। मतलब मेरी इस बात का ये हो जाएगा कि काइंडली आपके सामने प्लीज पिछले लेजर होना चाहिए। कैश के लेजर में ब्रॉड डाउन है, सही है। बैंक के लेजर में ब्रॉड डाउन है, दोनों डेबिट्स हैं, प्लस कर दें 7 हो गया। ये क्या है 7? ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। अगर ये कंबाइन कर दूं तो अब इसका लेजर का नाम क्या हो गया? रसीद एंड डेबिट। लेकिन जो बैंक और ड्राफ्ट वाला लेजर था, क्या वो भी इकट्ठा हो सकता है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। कितना? 3। तो क्या एक लेजर में 2 ब्रॉड डाउन? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस आ रहा हो तो इसका मतलब है ये कैश एंड बैंक का डेबिट बैलेंस इकट्ठा हुआ होगा, और इसमें अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा हो ओपनिंग तो ये बैंक ओवर ड्राफ्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। बाकी कैश की रिसीट्स हो या बैंक की रिसीट्स हो, सारे इंडिविजुअल लेजर्स की फिगर्स को इकट्ठा किया जा सकता है। कौन सी फिगर्स को? रिसीट्स को। सारी पेमेंट्स को इकट्ठा किया जा सकता है किस साइड पे? देन क्या इसके 2 सीडी भी हो सकते हैं? ये इकट्ठे करवा दें 2 सीडी। ब्रॉड डाउन कैरी डाउन ढूंढना। कैश के लेजर में कैरी डाउन क्या है प्लीज? क्या है? 23.5। बैंक के लेजर में 76 प्लस 23.5 99.5 क्या है? क्लोजिंग डेबिट बैलेंस किसका? कैश एंड बैंक का कंबाइंड। बैंक और ड्राफ्ट का ढूंढे 12। ये अलग अलग क्यों लिख रहे हैं हम? इसे नेट ऑफ कर लेते। वो 2 डेबिट थे, ये बेचारा क्रेडिट है, उनको जमा कर लिया, इस गरीब को साइड पे कर लिया। इसी क्या वजह है? डेबिट बैलेंसेस करंट एसेट्स में अलग नजर आएंगे और क्रेडिट बैलेंस करंट लायबिलिटीज में अलग नजर आएगा। क्या कभी आपने कॉन्ट्रा एंट्री सुनी है? वो सिर्फ तभी होती है अगर किसी एक ही पर्सन को पैसे देने भी हो और लेने भी हो। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल ये किसी एक ही बैंक के पैसे हैं, हमारे भी पड़े हैं, उसको वापस भी देने हैं, फिर तो हो सकता है। लेकिन अगर किसी और बैंक में पड़े हैं और किसी और बैंक से उधार लिया हुआ है, जैसे कॉन्ट्रा हम नहीं कर सकते। कॉन्ट्रा कब होता है सर? वरना रिसीवेबल्स अलग आएंगे और पेबल्स हमेशा अलग आएंगे। तो अगर इन्हीं लेजर्स को, किन्हीं लेजर्स को, कैश और बैंक के लेजर्स को इकट्ठा कर दिया जाए अंडर अ कॉमन टी, तो इस टी का नाम हो जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और फिर इसमें 2 ब्रॉड डाउन्स भी पॉसिबल हो सकते हैं और 2 क्रेडिट डाउन्स भी। कॉन्सेप्ट रिमेन से डेबिट साइड पर रिसीट्स होंगी और क्रेडिट साइड पर पेमेंट्स होंगी। मैंने दोबारा रिपीट नहीं की फिगर्स, इसको भी बना लें काइंडली। जी ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा साथ। तो जिन बैंक्स में आपका बैलेंस पड़ा है वो आपका एसेट है, और जिन बैंक से आपने उधार लिया हुआ है वो आपकी लायबिलिटी है। ठीक है? और किसी एक बैंक का बैलेंस, डेबिट बैलेंस, किसी दूसरे बैंक के क्रेडिट बैलेंस से नेट ऑफ नहीं हो सकता। डन है सर? एसेट्स लायबिलिटीज अलग करंट एसेट्स लायबिलिटीज में प्रेजेंट है। डन है सर? वापस आने सेंटर में। सेंटर में 103 पेज पे सेंटर से तो भी मूव करिए। सीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर कभी वर्ड बोला जाए आज के बाद आपके सामने,
तो आपके जहन में क्या आएगा कि हम एक कैश एंड बैंक का कंबाइंड लेजर की बात कर रहे हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या चीज है सर? अभी तक आपको क्या पता चला कैश फ्लो स्टेटमेंट तेरी क्या चीज है? एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है जिसे स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिसीट्स और पेमेंट्स दिखानी है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अगर दिखानी है तो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट्स भी होती हैं और पेमेंट्स भी होती हैं। तो कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग हम अकाउंटेंट्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के लेजर को सामने रख लेंगे और उसको गौर से देखते हुए अगर स्टेटमेंट फॉर्म में ये फिगर्स लिख दें चंद हेडिंग्स के साथ, तो ये स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट कहलाएगी? स्टेटमेंट ऑफ कैश। आपके पास इमीडिएटली आफ्टर दिस लाइन एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है कुछ अज्यूम्ड फिगर्स के साथ। ब्रॉट डाउन दो ब्रॉट डाउन, रिसीट्स पेमेंट्स, फिर दो कैरी डाउन। मेरी बात अगर ठीक है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में बनाने का नाम है, तो आए अपनी जिंदगी की पहली कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें क्या बनाने लगे सब? स्टेटमेंट ऑफ कैश। अब फॉर्मेट क्योंकि आपको नहीं पता, फॉर्मेट मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको ये पता है कि मैंने ये फिगर्स कहाँ से ढूंढ के लिखनी है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो तरीका सर ये होता है कि सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में आप रिसीट्स लिखते हैं। बता देंगे कितनी रिसीट्स हैं? 5 लाख। रिसीट्स की फिगर का मतलब है कैश आ रहा है, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। तो जो अच्छाइयां होती हैं उनको हम बगैर ब्रैकेट के लिखते हैं। सेल जहन में लाए जरा, इनकम स्टेटमेंट में सेल पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक्सपेंसेस पे लगाते हैं। तो कैश अगर इनफ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव हो। देन इसके बाद फिर पेमेंट्स लिखेंगे। कितनी जी पेमेंट्स? 4 लाख। पेमेंट्स प्लस कर देंगे, अब करने नहीं देंगे मुझे ना, मैं करूंगा। रिसीट्स पॉजिटिव होंगी, पेमेंट्स नेगेटिव होंगी, एनी कंफ्यूजन? कहां से देख के क्या लिखी जा रहा हूं? लेजर देख के स्टेटमेंट फॉर्म में लिखी जा रहा हूं। देन फिर इन दोनों को आपस में नेट ऑफ किया जाता है। तो इस केस में कितना आ रहा है? 1 लाख। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 1 लाख? क्या रिसीट्स ज्यादा है? क्या पेमेंट्स भी ज्यादा हो सकती हैं? हो सकती हैं, आधार लेके हो सकते हैं सब कुछ। लेकिन हमारी इस वक्त सिचुएशन क्या है कि रिसीट्स है। इस फिगर को बोला जाता है नेट कैश फ्लो। अगर ये फिगर पॉजिटिव होगी तो नेट कैश फ्लो का मतलब है नेट कैश इनफ्लो। नेट कैश इनफ्लो। क्या कैश इनफ्लो 1 लाख से ज्यादा था? और अगर ये नेगेटिव फिगर आ रही होगी तो नेट कैश फ्लो का मतलब होगा नेट कैश आउटफ्लो है। आंसर? तो यहां तक कौन सी 3 चीजें होंगी? नंबर 1 रिसीट, पेमेंट्स, नेट कैश। उसके बाद बेटा फिर इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट को रिकंसाइल किया जाता है। कैसे? इसके बाद फिर आपने ढूंढना होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ढूंढना 10,000 प्लस 2,000, 10,000 डेबिट है सर। ऊपर से शुरू करें। 5 लाख डेबिट फिगर, 5 लाख डेबिट फिगर है, 4 लाख क्रेडिट फिगर है, 1 लाख नेट करके डेबिट फिगर बची, 10,000 डेबिट बैलेंस है, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2,000 भी डेबिट बैलेंस है, उसका क्या होगा? क्या ऐसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे सर, लेकिन रादर देन दैट ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं सर, यानी कि ऐसे, यानी कि ऐसे। क्या मसला है? ब्रैकेट क्यों नहीं? डेबिट ज्यादा है, अगर डेबिट कम होता तो हो सकता था। तो वर्ड क्या 4 चीजें फिर से 3 में पूरी होगी। नंबर 1
receipts, payments, net cash flow, opening. लास्ट स्टेप फिर ये होता है कि अगर हमारी वर्किंग ठीक है, तो नेट कैश फ्लो में अगर ओपनिंग ऐड करेंगे, किसमें क्या करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा आंसर क्लोजिंग के बराबर आया करेगा। किसमें क्या करेंगे तो क्या आया करेगा, so what is the amount of net cash flow, 1 lakh, what is the amount of opening, क्या आंसर आ रहा है 108, ये क्या आया क्लोजिंग बैलेंस, लेजर में देखें क्लोजिंग बैलेंस तो 1,20,000 है यार। तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी की पहली कैश फ्लो मैच कर गई है, यही हमारी खुशी है सर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए खुशी ये थी कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और अकाउंटेंट की दूसरी खुशी कौन सी यहाँ नजर आई है, अगर किसमें क्या जमा करें तो क्या आ जाएगा, और अगर ऐसे ना हो तो फिर इसका तरीका ये होता है कि इसको क्रॉस कर दिया जाता है कि ये बिस्मिल्लाह पढ़ के दोबारा गेम शुरू की जाती है, और कभी भी अगर ऐसे हो जाए तो फौरन अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ ले। तो फिलहाल आप भी इसी तरह स्टेटमेंट बनाए पिछले पेज पे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके बेटा, क्या ये फॉर द ईयर बनती है या एज ऑन सोच के बताएं, आखिरी दिन बेटा, आखिरी दिन थोड़ी रिसीट्स होंगी, इस साल की रिसीट्स, इस साल की पेमेंट्स, और फिर ओपनिंग क्लोजिंग एंड तक आए, ओपनिंग से शुरू करके क्लोजिंग तक आए। क्या कैश का लेजर साल के एंड में बनेगा, पूरे साल का होगा, साल के शुरू में बैलेंस, रिसीट्स, पेमेंट्स, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन है, बाकी सारी स्टेटमेंट फॉर द ईयर है। ये पूरे साल को रिफ्लेक्ट कर रही होगी कि कैश ओपनिंग क्या था, पूरे साल में कितने पैसे आते रहे, कहाँ कहाँ से आते रहे, कहाँ कहाँ जाते रहे, और साल के एंड में बैलेंस कितना। ये नोट करके जरा मुझे काइंडली बताओ। क्या वैसे क्लोजिंग मैच हो गया, कैसे मैच हुआ, ना 1,20,000 से मैच है, ना 12,000 से मैच है, ये किस से मैच है, अगर आप ओपनिंग नेट लिखेंगे तो इंशाल्लाह क्लोजिंग भी किसके बराबर आएगा, नेट के बराबर आएगा। फ्रेश हो गया सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी एनीबॉडी राइटिंग सर, क्या जी अगर कोई लिख रहा है काइंडली तरफ बता दो, नोटेड है प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पेज के एंड पे आ जाए सर 103। जरा और आगे चलने से पहले अब हमें अपने कुछ फर्दर अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। इकट्ठे हैं सर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर के नाम से एक स्टोरी लिखी, 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट पढ़ने की बजाय रजिस्टर खोले, मेरे ख्याल पिछले पेज में अब जगह खत्म होगी। कौन रजिस्टर खोल रहा है, नहीं है जगह तो ना सही।
चंद लेजर सर, एक डेटर अकाउंट खोलो। Once again, full concentrate. Debtor account. बस लेजर खोलें, फिर पहले मेरी बातें सुन लें, फिर जितना का आपने बनाना होगा बाद में बनाएंगे। कंसंट्रेट फुल। ब्रॉट डाउन डेटर्स हो सकते हैं, कुछ नहीं लिख रहे अभी आप। डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट सेल की एंट्री बोले, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स की एंट्री बोले, सेल रिटर्न्स की एंट्री बोले, सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बोले, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर क्रेडिट, चेक से पैसे एंट्री बोले। मैंने अभी तक एक भी नहीं बोली, अभी एक भी नहीं, सवा घंटा हो गया। बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट, कॉन्ट्रा एंट्री बोले, क्रेडिट डेबिट, बैंक क्रेडिट, बैड डेट्स अलाउंस की एंट्री बोले, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट का इस लेजर से कोई ताल्लुक नहीं। बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट का ताल्लुक इससे नहीं है, अपने लेजर होंगे। तो यकीनन बहुत सी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, लेकिन कम से कम ये चार चीजें, ओपनिंग, सेल, रसीट और क्लोजिंग, हर वक्त आपके जहन में, कभी मैं कहूं डेटर लेजर जहन में बनाए तो कौन सी चार चीजें किस तरतीब से आपने मुझे बतानी है? ओपनिंग, सेल, रसीट, क्लोजिंग। रसीट किसको बोला मैंने? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जहन में बनाया था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इस लेजर में से कौन सी फिगर वहां से रिलेटेड है? सेल 4 लाख। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैश का क्लोजिंग आता है, कैश की ट्रांजैक्शंस नहीं आती। ये जो 3,50,000 आपने देखा, ये कहां जाएगा? कैश के लेजर में डेबिट जाएगा, फिर कैश का जो लेजर का सीडी होगा वो करंट एसेट्स में जाएगा। तो इतने भी जज्बाती नहीं हो। डेटर के लेजर में सीडी ढूंढे 1 लाख, ये जाएगा करंट एसेट्स। 3,50,000 कहां जाएगा? कैश के लेजर में रसीद के तौर पे जाएगा। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो 3,50,000 रसीद लिखेंगे आप, या 4 लाख सेल लिखेंगे आप? अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बना रहे हो तो 3,50,000 रसीद लिखेंगे या 4 लाख सेल लिखेंगे? सेल का क्या ताल्लुक कैश फ्लो से? किसका ताल्लुक है कैश फ्लो से? रसीद लिखेगा। तो इनकम स्टेटमेंट में सेल आ रही होगी 4 लाख, कैश फ्लो में रसीद आ रही होगी 3,50,000। क्या कैश रसीद की फिगर और सेल की फिगर डिफरेंट हो सकती है? तो सेल जाएगी प्रॉफिट लॉस में, कैश रिसीव्ड की फिगर जाएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेल की फिगर दिखानी है शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट लॉस में, और रसीद दिखानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो क्या सेल और रसीद की फिगर डिफरेंट हो सकती है? लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ब्रॉट डाउन डेटर्स ना हो, कैरी डाउन डेटर्स भी ना हो, और आपको नजर आई है सेल और इसके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो मेरा जरा लेजर बैलेंस करवा जरा। ब्रॉट डाउन है नहीं, कैरी डाउन है नहीं। क्या मतलब ब्रॉट डाउन नहीं है? पिछले साल की किसी सेल के पैसे इस साल नहीं आने, पिछले साल में आगे होंगे, या पिछले साल कोई क्रेडिट सेल ही नहीं हुई होगी, पहला साल होगा। कैरी डाउन ना होने का मतलब क्या है? कि कुछ भी रिसीवेबल नहीं रहा। 4 लाख का मतलब क्या है? सेल तो हुई है, लेकिन अगर रिसीवेबल नहीं रहा तो क्या 4 लाख कैश आ गया होगा यार? अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि सेल और कैश की फिगर डिफरेंट हो सकती है।
लेकिन यहाँ से पता ये चला कि अगर ना ब्रॉड डाउन रिसीवेबल हो ना कैरी डाउन रिसीवेबल हो तो सेल की अमाउंट विल बी इक्वल टू रसीद, कैश रिसीट हमेशा। अगर ब्रॉड डाउन कैरी डाउन मिल गए तो सेल लिख के रसीद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर ब्रॉड डाउन भी नहीं है कैरी डाउन भी नहीं है तो ऐसे ही लेजर बना के टाइम वेस्ट करने की बजाय क्या हम इस रिजल्ट तक पहुंच जाया करेंगे कि जितनी सेल है उतनी रसीद हो गई है। अगर पॉइंट रिमेम्बर, पहला पॉइंट पढ़ो। एक मिनट, कॉन्ट्रा कुछ भी नहीं बचा, नहीं बहुत कुछ हो सकता है, मैंने कौन सा कही। अगर बहुत कुछ होगा तो हम लिखी जाएंगे लिखी जाएंगे लिखी जाएंगे और लिखी जाएंगे और बैलेंस कर लेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं मिला और सिर्फ सेल मिली है तो क्या जितनी सेल है उतनी रिसीट हो गई होगी? क्या मैंने कहा हमेशा ही ऐसे होगा? मैंने क्या कहा, पढ़े जरा वहां क्या लिखा। इफ देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अच्छा इसको एंड को भी यहाँ एक मिनट समझ लेना। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ना हो, मसलन फॉर एग्जांपल ब्रॉड डाउन नहीं है, कंसिडरेट है और कैरी डाउन 1 लाख है, ब्रॉड डाउन नहीं है कैरी डाउन है, लेजर बैलेंस करवाए 4 लाख सेल है, बताएं कैश कितना? 4 लाख सेल हुई है, 4 लाख सेल हुई है, 1 लाख रिसीवेबल है, रसीद कितनी हुई होगी? तो क्या सेल और रसीद डिफरेंट हो सकती है? हो सकती है। कब नहीं होगी, कब होगी, कब डिफरेंट होगी? चलिए ये भी सोच रहे थे कब डिफरेंट होगी। अगर ब्रॉड डाउन कैरी डाउन है तो डिफरेंट होगी, हम इंशाल्लाह लेजर बनाया करेंगे। लेकिन अगर ब्रॉड डाउन भी नहीं है कैरी डाउन भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो देन क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब आप रजिस्टर में आए और उस सिचुएशन में जरा लेजर बनाना जो मैंने पहले बनाया था। क्या मेरी बात का ये मतलब है कि इन 4 चीजों के अलावा डेटर अकाउंट में होता कुछ नहीं? मैंने क्या कहा कि ये 4 चीजें हर वक्त तरतीब से याद रखें और जो एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ेगी वो इंशाल्लाह मैं आपसे पूछ लिया करूंगा। लिखें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैश की एंट्री बोले सर जरा गौर से देख के। क्या मैंने ये कहा कि कैश रिसीट डेटर के लेजर में डेबिट साइड पे आएगी? क्या मैंने जो कहा वही सही नजर आना शुरू हो गया है सर? ये कौन सा लेजर है सर? तो डेटर लेजर इज अनदर नेम ऑफ कैश लेजर सर। ना करें सर। अच्छा कि आपने ये पूछ लिया, वरना आपने ठीक ठाक परेशान हो गया घर जाना था। अभी थोड़ी देर बाद आपको पेमेंट्स डेबिट साइड पे नजर आनी थी। नहीं क्लियर है सर? बेटा कैश का लेजर में डेबिट साइड पे होगी नहीं यार। जी जी तो सर आने दिन मैंने कहा यार कमाल हो गया, मैंने कहा कि इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सर कमाल होगी सर, मैंने ये कहा बीडी और सीडी ना हो और सिर्फ सेल हो तो वो रसीद होगी। अगर बीडी सीडी नहीं है और सेल और के अलावा भी चीजें हैं तो पहले लिख लेंगे फिर कैश निकालेंगे। अगर हमें बीडी नहीं मिला सीडी नहीं मिला, हमें मिली सिर्फ सेल, पढ़े तो सेंटेंस। अगर हमें बीडी नहीं मिला और सीडी भी नहीं मिला और सिर्फ अगर सेल मिली तो वो रसीद होगी, और अगर सिर्फ रसीद मिली तो वो सेल होगी। लेकिन अगर बैड डेट्स मिल गए, कॉन्ट्रा मिल गया, वो भी मिल गया, वो भी मिल गया, वो भी मिल गया, वो भी मिल गया, तो लेजर बना लेंगे। तो ये सिर्फ अगर ये 4 चीजें अज्यूम की जाए, कौन सी 4?
बोले 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 सिर्फ इन चार के अंदर अंदर रह के अगर देखें तो ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन अगर नहीं है तो फिर सेल ही रिसीट होगी, अनलेस कुछ और मिल गया फिर डेफिनेटली नहीं होगा। अगर सेल मिली और ना ब्रॉड डाउन है ना कैरिड डाउन है डेटर्स के और उसके अलावा कुछ नहीं है, तो रादर देन हम वर्किंग करें, इन पॉइंट्स का मकसद ये है कि रादर देन हम वर्किंग करके लेजर बना के टाइम वेस्ट करें, हम स्ट्रेट वे इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि यही रिसीट होगी। लेकिन अगर वो सब कुछ मिल गया तो डेफिनेटली वर्किंग करें अपनी। तो इन चार के अंदर अंदर रहें, और क्या क्या अगर नहीं मिला, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं मिला, तो फिर जो सेल होगी वही रिसीट होगी। और अगर वाइस वर्सा बोलूं मैं कि रिसीट अगर मिल गई तो क्या सेल भी उतनी होगी। अगर क्या और क्या नहीं है इन चार में तो फिर क्या ही क्या हो जाएगा। नहीं अब ठीक होगी बात, इन चार के अंदर अंदर रहते हैं। और डेफिनेटली अगर इसके अलावा चीजें हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि फिर भी ये होगा, फिर इंशाल्लाह वर्किंग हो जाएगी। जी डियर, क्रेडिटर का लेजर एक बनवाना चाहिए। क्रेडिटर अकाउंट में चार में जो चीजें बताना चाहता हूँ मैं बताता हूँ, आप जरा तरतीब से कुछ चीजें ध्यान में लाएं। ब्रॉड डाउन लायबिलिटी होगी या एसेट होगा, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट परचेज की एंट्री, क्रेडिट परचेज की एंट्री, परचेजेस तो मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दी है, ये क्रेडिटर का लेजर है। परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, परचेज रिटर्न्स की एंट्री, परचेज रिटर्न्स की एंट्री, कैश पेमेंट की एंट्री, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट, सपोज 4 लाख, डिस्काउंट रिसीव की एंट्री। ये हिम्मत नहीं करे सर, ये तो गेम इसका फायदा है। डिस्काउंट डेबिट रिसीव क्रेडिट, दो लफ्ज थे, शुक्र है एक डेबिट एक क्रेडिट। क्रेडिटर डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, इसका जेन में आना चाहिए कुछ ना कुछ। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बताएं, डिस्काउंट अलाउड क्योंकि डेबिट हो रही है इसलिए सीधी आगे एंट्री। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट, लायबिलिटी कम हो जाएगी डिस्काउंट मिलने से, काउंटर एंट्री बोलना, क्रेडिटर डेबिट डेटर क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट डेटर क्रेडिट, पेमेंट बाय अगर चेक हो तो क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट। लेकिन अगर सब कुछ हो तो हम बना लेंगे, वरना कम से कम चार कौन सी चीजें किस तरतीब में बता दिया करेंगे, ब्रॉड डाउन, परचेजेस, पेमेंट, क्लोजिंग। कैश पेमेंट है या रिसीट है, और डेबिट हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है। लिखे बैलेंस बताएं, ये ऑनलाइन एक्सप्रेस थोड़ा साथ साथ है। अब इन्हीं चार के अंदर रहते रहते इन्हीं चार चीजों के अंदर अंदर रहते रहते परचेजेस को ढूंढे, किस स्टेटमेंट में नजर आएंगी आपको, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस। पेमेंट कहां नजर आएगी, कैश के लेजर में क्रेडिट साइड पे, देयरफॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कितनी पेमेंट क्या है, परचेज क्या है, परचेज 5 लाख की हुई है, पेमेंट 4 लाख की है, जो क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख रह गए क्रेडिटर्स का, ये कहां नजर आएगा, करंट लायबिलिटीज में। क्रेडिटर्स करंट, जो बच गए पैसे वो लायबिलिटी है, जो जो खरीदनी थी चीजें, यकीनन खरीदनी थी 5 लाख की लायबिलिटी थी, लेकिन 4 लाख दे दिया, ओपनिंग भी लाख था। अब कितनी लायबिलिटी रह गई है, वो लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में नजर आएगी। समझ आती है सर इस तरह। परचेजेस की अमाउंट और परचेजेस की पेमेंट क्या डिफरेंट हो सकती है, हो सकती है, लेकिन इन्हीं चार के अंदर रहते रहते अगर हमें किसी क्वेश्चन में ब्रॉड डाउन नजर ना आए
क्रेडिटर्स का कैरी डाउन नजर ना आए और 5 लाख परचेज मिल जाए और कुछ क्रेडिटर से रिलेटेड ना मिले, मतलब मीन्स अगर मिले तो ठीक है, लेकिन अगर ये 4 ही चीजें हो, कौन सी? ब्रॉड डाउन, परचेज, पेमेंट, क्रेडिट डाउन, और उसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग या ओपनिंग या क्लोजिंग, दोनों नहीं है, दोनों नहीं। तो क्या ही क्या हो जाएगा, परचेज की अमाउंट परचेज की पेमेंट के बराबर हो जाएगा हमेशा ही। नहीं, इस अजम्पशन के बाद इंशाल्लाह हमेशा। किस अजम्पशन के बाद? कि अगर ओपनिंग भी नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं है और यही 4 चीजें इन्वॉल्व है, तो परचेज और पेमेंट सेम हो जाएगी। सेकंड सेंटेंस पहले बुक में पढ़े, बाद में लेजर बनाइए। और प्लीज बिलीव मी, आपको हो सकता है लग रहा हो ये क्या बच्चों वाली बातें हो रही हैं, लेकिन कल फिर आपने कहना क्रेडिटर, तो मैंने कहना यार ये देख लें, आपने अपने हाथ से लिखा है, तो प्लीज हर छोटी छोटी चीज को सीरियस लें। परचेज की एंट्री बताएं हम, क्या हम एंट्री बताने आए? ये भी एंट्री है, ये भी नहीं आती। ये काफी देर से हो रहा था, तो मैंने कहा एहसास दिलाई दो। वो अच्छी एंट्री होनी चाहिए, और बेफिक्र है, आपकी सारी तसल्ली होगी, लेकिन पहले आराम आराम से शुरू। क्या किससे डिफरेंट हो सकता है अगर क्या या क्या हो? केस और पेमेंट डिफरेंट हो सकती है अगर ओपनिंग या क्लोजिंग हो, और अगर दोनों ना हो, नहीं या, यहाँ या आएगा, या और या अगर हो या दोनों ही हो, तो परचेज और पेमेंट डिफरेंट हो जाएगी। दोनों ही नहीं है तो परचेज पेमेंट के बराबर आ जाएगी। मैं कभी आपसे कहूँ परचेज, तो आपके जहन में बाय डिफॉल्ट कैश परचेज आएगी या क्रेडिट परचेज? ये भी छोटी छोटी चीजें जहन में रहनी चाहिए। मैं आपके सामने कभी कहूँ सेल की एंट्री सुनाए, तो आप क्रेडिट सेल भी सुनाएंगे, डेटर डेबिट सेल, क्रेडिट। क्या कैश सेल होती नहीं? बताएगा तो होती है, वरना हमेशा क्या अज्यूम करेंगे क्रेडिट सेल है और क्रेडिट पे ही परचेज। एनी कंफ्यूजन? देन एक तीसरा लेजर देखें बोर्ड पर, स्टॉक। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग से मिला है, कभी किए सर कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग? कॉस्ट ऑफ सेल 4 चीजें तरतीब से बतानी है, ऐसा ऐसा मुझे लिखने भी दे। अगर यही चीजें मैं लेजर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो ब्रॉड डाउन के तो लिखो, एसेट है, ओपनिंग स्टॉक, डेबिट बैलेंस। परचेजेस कहाँ लिखो? 5 लाख। क्या ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड हो जाती हैं? फर्स्ट करें 75,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया, सही जगह लिख रहा हूँ। क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, राइट साइड पे लिख दिया मैंने, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। कैलकुलेटर एक मिनट था। कैश, कैश। आप ये बताइए जो डिफरेंस आप बता रहे हैं, होपफुली कोई बता रहा है, किधर लिखूं, किधर लिखूं? सीडी आ गया, सीडी आ गया, सीडी आ गया, सीडी तो मैंने पहले बता दिया। फिर अब ये हुआ क्या है? क्या स्टॉक बढ़ रहा है, कम हो रहा है? क्या स्टॉक बढ़ रहा है, कम हो रहा है? आइए सेट ढूंढे, आइए सेट किताब में सवाल नंबर 8 ढूंढे। क्या एक दिन बाद बात भूल जाएंगे आप? नहीं, ये नहीं हो सकता। आइए सेट ऑरेंजेस, पेज नंबर, ऑरेंजेस के नीचे एक स्टोरी, सेल होती है तो 2 एंट्रीज होती हैं। कौन कौन सी 2 एंट्रीज होती हैं? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री बोले जरा एक दफा। सर डेटर डेबिट सेल तो बोल रहे हैं, कौन कौन सा लेजर जेन में आता है? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर और सेल। दूसरी एंट्री बोले, ये 475 आपने निकाला कैसे था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और निकल कैश आया। शुक्र, क्या निकला है सर? कॉस्ट ऑफ सेल आ गई।
कॉस्ट ऑफ सेल से मुराद क्या ये वो चीजें हैं जिनको हमने बेच दिया है, लेकिन ये उन चीजों की कॉस्ट है। चीजें बेच देने से कॉस्ट पे स्टॉक कम हो गया है, क्या एसेट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया है। तो व्हाट इज दिस डबल एंट्री? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, वही जो आपके सामने लिखी हुई है, एट कॉस्ट प्राइस, कैश सेल प्राइस, एट कॉस्ट प्राइस। डन सर, वापस आ जाए इसी पेज पे 103 पे। एक मिनट हट जाए, एक मिनट हट जाए। क्या ये हो सकता है कि परचेज की अमाउंट डिफरेंट हो और कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट डिफरेंट हो? लेकिन अगर क्या और क्या ना हो तो फिर क्या क्या हो जाएगा? बुक से पहले थर्ड सेंटेंस पढ़ना है और फिर ये लेटर बनाना। कोई नहीं सब मेरा ख्याल है अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह कल से हो जाएगा। बहुत खुश है काशिफ बच्चों के साथ बैठ के मशवरे दे रहा है। उन बच्चों को समझाया यार, क्या करेगा काशिफ? ये सारे जो 1 2 3 4 5, एक आज गायब है, एक या दो इस मोहल्ले की इस तरफ पूरे। नहीं आज हर मोहल्ले में चंद बच्चे कम है, बहुत शदीद बारिश है और साथ वाले हॉस्टल्स के सबसे ज्यादा मिसिंग है, जिसकी दीवार भी अटैच है। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यार। जी जी ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने पढ़ रहे हैं। जी आसिफ साहब ठीक कह रहे हैं, आज बारिश हो गई थी, बाकी इसमें कोई शक नहीं कि हो गई थी, तो अब 2 दिन तो उसके असर रहेंगे। जी सर जी पॉइंट नंबर 3 फाइनल है सर, फाइनल है सर। रिपीट करें सर, कब क्या चीज किसके बराबर हो जाएगी? इस सारी बात का बेटा मकसद ये है कि कंसंट्रेशन सुनिएगा मेरी एग्जांपल। फर्ज करें आपको क्वेश्चन करते कॉस्ट ऑफ सेल मिले और आपको स्टॉक ना मिले, स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग ना मिले, तो आप सेफली कह देंगे कि इतनी ही अमाउंट की परचेज हुई है। फिर फर्ज करें क्रेडिटर्स ना मिले, तो आप सेफली कह देंगे कि इतनी ही अमाउंट की पेमेंट भी हुई। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहुंचना कहां तक है? रिसीट एंड पेमेंट। तो रैंडम फिगर्स दिया करेंगी, हम उन फिगर्स से कुछ रिवर्स वर्किंग्स कर रहे हो करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ सेल मिली और नजर आ गया कि स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग है, तो हम बना लेंगे स्टॉक का लेजर और इंशाल्लाह ये तीनों चीजें लिख के क्या निकाल लेंगे, ये तीनों ओपनिंग क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल लिख के क्या निकाल लेंगे? परचेजेस। फिर अगर मिल गए क्रेडिटर्स, तो परचेज को कहां पहुंचा देंगे? क्रेडिटर्स के लेजर में। और फिर ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स के साथ परचेजेस को कंपेयर करके क्या फाइंड आउट कर लेंगे? तो हमें कहां पहुंचना है कैश फ्लो में? रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो उसका तरीका ही होता है कि कुछ लेजर्स पे ग्रिप होनी चाहिए और साथ में डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमें अपेरेंटली नजर आ रहा है कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स नहीं है, तो फिर हमें फौरन इस नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए कि अगर डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो सेल ही रिसीट है,
क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो देख के बताएं। परचेज ही पेमेंट है, और अगर स्टॉक का लेजर का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो परचेज ही कॉस्ट ऑफ सेल है या वाइस वर्सा कॉस्ट ऑफ सेल ही। ठीक, डन सर। नेक्स्ट सर, अब ये दो लेजर आ रहे हैं, ये मेरे नजदीक डिसाइडिंग हमारी स्टोरी है। इससे पहले मुझे बना लेना है, और मैंने इकट्ठे इसलिए बनाया ताकि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज आपके सामने नजर आ जाए। लेट्स अज्यूम एक लेजर बना रहा हूं सैलरी पेबल, बल्कि सैलरी पेबल की बजाय मेरा ख्याल एक्सपेंस पेबल जनरलाइज बात कर रहे हैं। क्या मतलब एक्सपेंस पेबल? खर्चा हो गया है, पेमेंट नहीं हुई, क्या हो गया, क्या रह गया? ब्रॉट डाउन 10,000 रुपया पेबल आ रहा है, क्या पिछले साल का खर्चा है? तो इस साल क्यों आ रहा है? पे ही नहीं किया, लाइबिलिटी कैरी फॉरवर्ड हो गई। इस साल का फर्दर एक्सपेंस हुआ है सपोज 3 लाख रुपीस का, अक्रूवल बेसिस पे एंट्री बता। एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, क्या एक्सपेंस हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लाए, क्या 3 लाख रुपीस एक्सपेंसेस में नजर आना चाहिए? आना चाहिए, एक्सपेंस में आना चाहिए। लेकिन लेट्स अज्यूम ईयर एंड तक आते आते 25,000 रुपया बस पेबल रह गया है। कैलकुलेटर उठाए, ओपनिंग 10,000 था, 3 लाख खर्चा टोटल हुआ, 3,10,000 टोटल हो गया। अगर 25,000 रुपया सिर्फ पेबल रह गया तो बाकी 2,85,000 कहाँ गया? पेमेंट हो गई होगी, डबल एंट्री बोलना, पेबल डेबिट। एक्सपेंस की अमाउंट इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में 3 लाख आएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस साल पेमेंट 2,85,000 आएगी। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज में है कितना 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 25,000। लास्ट ईयर के एंड पे करंट लाइबिलिटीज में कितनी फिगर आ रही होगी? 10,000। और अब इस साल के एंड में करंट लाइबिलिटीज में, तो वंस अगेन क्या एक्सपेंस और पेमेंट डिफरेंट अमाउंट हो सकती है? लेकिन अगर क्या और क्या ना हो तो फिर क्या होगा? वंस अगेन इसका मतलब ये कि अगर हमें मिल गया ब्रॉड डाउन पेबल, हमें मिल गया कैरी डाउन पेबल, हमें मिल गया एक्सपेंस, तो इंशाल्लाह हम ढूंढ लेंगे पेमेंट। लेकिन अगर हमें नहीं मिला ओपनिंग पेबल सॉरी, हमें नहीं मिला क्लोजिंग पेबल, हमें नजर आया एक्सपेंस, तो फौरन हम क्या कह देंगे? यही हो गई है पेमेंट। अब आ जाए दूसरी बात पहले साथ कर लें, फिर इकट्ठा इसको बना लीजिएगा। प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है, एडवांस एडवांस खर्चा। फॉर एग्जांपल लेट्स से ब्रॉड डाउन प्रीपेड एक्सपेंस है 1,50,000, एसेट है लायबिलिटी? डेबिट बैलेंस। आपने सपोज साल के शुरू में 5 लाख रुपया और एडवांस में दे दिया, बोले एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एडवांस में 5 लाख और दे दिया, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट बाय द नेम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। रेंट हो, प्री सैलरी हो, जो भी एडवांस में दिया आपने। लेट्स अज्यूम साल के एंड में बस आपका प्रीपेड एक्सपेंस सिर्फ 70,000 रह गया है, क्लोजिंग एसेट है ये, हजम में कैलकुलेट करें बाकी किधर गया, बाकी किधर गया? नहीं सही वर्ड जरा थोड़े से और अच्छे से। हमारा ओपनिंग एसेट था 1,50,000, फर्दर एसेट बढ़ गया था 5 लाख, टोटल हो गया था 650,000। अच्छा भला 650,000 का एसेट सिर्फ 70,000 रह गया है, तो 580 क्या बन के कहाँ चला गया? क्या इसका मतलब हमने 580,000 रुपीज का फायदा उठा लिया होगा? क्या एंट्री कर रहा हूं? एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट। क्या मतलब एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट? ऐसे पहले दे दिए थे, अब फायदा उठा लेने से एसेट कम होके एक्सपेंस बढ़ गया। क्या एक्सपेंस की अमाउंट
और पेमेंट की अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, लिखें। और एक अगर साथ बन सके आमने सामने, अगर जहां जहां रेफरेंसेस नजर आ रहे हैं, मेरी सजेशन ये है कि एंट्रीज बनती हैं वहां वहां, मींस बोल के लिखें। जी सर, ये अब एक सेंटेंस खुद से रिपीट करेंगे, क्या क्या ही हो जाएगा अगर क्या और क्या ना हो। एक्सपेंसेस के एंगल से ना जरा सेंटेंस थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा हमें। अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रीपेड एंड एक्सपेंस पेबल ना हो, जरा दोनों लेजर्स को इकट्ठा देखें, क्या दोनों लेजर्स में आपको एक्सपेंस नजर आ रहा है? किस साइड पे एक्सपेंस और डेबिट होता है, तो उन्हीं का लेजर है। ये लेफ्ट साइड पे किसका लेजर, एक्सपेंस का लेजर नहीं है, ये बिल्कुल एक्सपेंस का लेजर नहीं है, ये लायबिलिटी का लेजर है। राइट साइड पे किसका लेजर है, ये किसी एक्सपेंस का नहीं है, एसेट का लेजर है। तो दोबारा लेफ्ट साइड पे देखें जरा, लेफ्ट साइड मींस एक्सपेंसेस पेबल का लेजर। क्रेडिट साइड पे जो 3 लाख लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ के लायबिलिटी बढ़ी है। एक्सपेंस बढ़ के लायबिलिटी बढ़ी है, एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। इधर इधर उधर ढूंढे 580 580 580 580, उधर 580 क्रेडिट लिखने का मतलब क्या है, एक्सपेंस बढ़ के एसेट कम है, एसेट कम। तो दोनों केसेस में क्या बढ़ा है, तो या एक्सपेंस बढ़ के पैसे नहीं दिए तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और या एक्सपेंस बढ़ के अगर पैसे पहले दे दिए थे तो एसेट कम हो जाएगा। दोनों लेजर्स में से लेफ्ट लेजर में आ जाए एक्सपेंसेस पेएबल, और इसकी डेबिट साइड पे देखें पेमेंट आ रही है, ये तो पैसे डेबिट हो रहे हैं, पैसे डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है। प्रीपेड के लेजर में जाए, वहां भी कैश डेबिट साइड पे आ रहा है, वहां भी कैश डेबिट साइड पे आ रहा है, यहाँ भी कैश डेबिट साइड पे आ रहा है। इस कैश डेबिट का मीनिंग क्या है, उस कैश डेबिट का मीनिंग क्या है, यहाँ कैश डेबिट होके लायबिलिटी कम हो रही है, और वहां कैश डेबिट होके क्रेडिट होके, दोनों केस में कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, कैश देने से लायबिलिटी कम हो रही है, और उधर क्या सिचुएशन है, कैश देके एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है। तो क्या होगा, हुआ होगा इधर, और क्या हुआ होगा इधर, उधर हुआ होगा हमने एडवांस में कैश दिया होगा, और इधर क्या हुआ होगा, हमने बाद में कैश दिया। बाद में पैसे देने से लायबिलिटी खत्म होगी, शुरू में पैसे दे देने से एसेट बढ़ता है।
तो एक्सपेंसेस और पेमेंट का ताल्लुक प्रीपेड से भी हो सकता है और पेएबल के लेजर से भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ सेंटेंस वो बनेगा, जरा पेज नंबर 103 पे जाएं, सेकंड लास्ट सेंटेंस पढ़ें। इफ देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ व्हाट एंड व्हाट। मसलन देखिए फॉर एग्जांपल पेएबल तो नहीं है, जरा बोर्ड पे देखेंगे, पेएबल तो नहीं है लेकिन प्रीपेड है और हमें 5,80,000 का एक्सपेंस नजर आया है फॉर एग्जांपल, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेड है, पेएबल नहीं है। क्या इवन देन पेमेंट की अमाउंट 5,80,000, सॉरी एक्सपेंस की अमाउंट 5,80,000, पेमेंट की अमाउंट 5 लाख से डिफरेंट हो जाएगी? अगर ओपनिंग क्लोजिंग है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि सपोज पेएबल्स ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है लेकिन प्रीपेड ओपनिंग क्लोजिंग है, ओपनिंग क्लोजिंग है और आपको एक्सपेंस मिला है 5,80,000, तो क्या 5,80,000 का एक्सपेंस ही पेमेंट की अमाउंट होगा या पेमेंट की अमाउंट डिफरेंट हो जाएगी? क्या मैं ये ना हूं कि सपोज पेएबल नहीं है लेकिन इवन देन अगर प्रीपेड के ओपनिंग क्लोजिंग हुए तो एक्सपेंस और पेमेंट सेम नहीं होगी। इसी तरह अगर प्रीपेड नहीं है, रिपीट करें दो सेंटेंस, लेकिन पेएबल है, पेएबल है, तो क्या एक्सपेंस की जो अमाउंट है वो पेएबल के लेजर में भी जाती है? देखिए आपके सामने, क्या एक्सपेंस की अमाउंट का ताल्लुक पेएबल के लेजर से है? क्या ताल्लुक है? एक्सपेंस लायबिलिटी बढ़ा देगा। तो क्या अगर ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेड नहीं है लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल्स हैं, तब भी एक्सपेंस की अमाउंट और पेमेंट की अमाउंट में फर्क आ जाएगा? लेकिन अगर ना पेएबल है ओपनिंग क्लोजिंग, ना प्रीपेड है ओपनिंग क्लोजिंग, फिर क्या हम सेफली कह सकते हैं कि एक्सपेंस ही पेमेंट है? तो यहाँ कौन कौन से लेजर का अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, प्रीपेड और पेएबल दोनों का अगर नहीं है, तो फिर क्या ही क्या होगा? लेकिन दोनों में से अगर किसी एक का भी ओपनिंग क्लोजिंग है तो एक्सपेंस और पेमेंट की अमाउंट डिफरेंट हो जाएगी, फिर हमें लेजर्स बनाने पड़ेंगे। मसलन फॉर एग्जांपल 8 लाख का हमें खर्चा नजर आया, कंसंट्रेट हो रहा, 8 लाख रुपए का हमें एक्सपेंस कहीं नजर आया, हमने बड़ी तलाश की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ना कोई प्रीपेड एक्सपेंस नजर आया और ना ही कोई एक्सपेंस पेएबल नजर आया। तो आप मुझे किस नतीजे पे पहुंचा देंगे कि यही एक्सपेंस है और यही पेमेंट है? लेकिन अगर हमें पेएबल्स नजर आ गए, प्रीपेड नजर आ गए, तो क्या फिर हम वर्किंग कर लेंगे? क्या ढूंढने के लिए? एक्सपेंस अगर मिल गया तो पेमेंट ढूंढने के लिए, और अगर पेमेंट मिल जाए तो एक्सपेंस भी ढूंढ सकते हैं। क्या करी जाए? अगर क्या मिल जाए तो क्या मिल जाएगा और अगर क्या मिल जाए तो क्या भी मिल जाएगा। पेएबल का लेजर देखें और 4 चीजें जरा सीक्वेंस में सुने। पेएबल के लेजर में ब्रॉट डाउन पेएबल, एक्सपेंस फॉर द ईयर, पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरह आप जरा प्रीपेड एक्सपेंसेस का लेजर पढ़े जरा। ब्रॉट डाउन, पेमेंट, एक्सपेंस, कैरिड डाउन। लेफ्ट साइड पे लेजर लायबिलिटी का लेजर है और राइट साइड पे जो लेजर है ये एसेट का लेजर है। अब इन लेजर्स के अंदर जरा जाएं, दोनों लेजर साइमल्टेनियसली देखने की कोशिश करें। क्या इन लेजर्स के ब्रॉट डाउन्स और कैरिड डाउन्स में लिखने में कोई डिफरेंस है? एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, डेबिट बैलेंसेस। लेकिन बेटा इनमें एक सिमिलरिटी भी है, पेमेंट दोनों केसेस में डेबिट साइड पे और एक्सपेंस दोनों केसेस में क्रेडिट साइड पे। तो इस सिमिलरिटी की वजह से क्या हो सकता है, फुल कंसंट्रेट करना पड़ा, इस सिमिलरिटी की वजह से क्या हो सकता है, फर्ज करें या इसी के अंदर चलो, ओपनिंग क्लोजिंग पेबल भी है और ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेड भी है। बोले क्या क्या है? बुला दे मायूसी बुला दे। पेबल भी है, प्रीपेड भी है। मायूसी खत्म हुई, ब्रॉट डाउन पेबल्स भी हैं, प्रीपेड्स भी हैं और कैरी डाउन पेबल्स और प्रीपेड्स भी हैं, है सर?
फर्ज करें मैं आपसे कहूं कि एक्सपेंस फॉर द ईयर 8 लाख रुपया, एक्सपेंस फॉर द ईयर 8 लाख रुपया है और पेमेंट निकालनी है। बताएं 8 लाख कहां लिखूं? प्रीपेड में क्यों लिखा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने कहा एक्सपेंस है 8 लाख रुपए, तो एक्सपेंस एडवांस में अगर दे दिया तो एसेट होगा, एक्सपेंस अगर नहीं दिया तो लायबिलिटी होगा, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा। एक्सपेंस 8 लाख में 8 लाख रुपए सपोज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में मिला, 8 लाख रुपया एक्सपेंस की अमाउंट है, बताएं किस लेजर में किधर लिखूं? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? क्या हमें इस 8 लाख का अब आइडियली ब्रेकअप पता होना चाहिए कि कितना प्रीपेड में और कितना पेएबल में? लेकिन अगर हमें ये ब्रेकअप ना मिले, किसका ब्रेकअप? हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें। अगर हमें एक्सपेंस का ब्रेकअप ना मिले तो क्या हम सरेंडर कर देंगे? क्या हम आधा आधा कर लेंगे? लड़ाई हो जाएगी। 60-40 कर लेंगे और लड़ाई हो जाएगी। 70-30 कर लेंगे और लड़ाई हो जाएगी। और लड़ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने है नहीं, और लड़ाई के बगैर कोई मसले का हल निकाल लेंगे। क्या कभी आपने डेटर कंट्रोल अकाउंट ऑफ सुना है? कभी क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट ऑफ सुना है सर? कभी कंबाइंड कैश एंड बैंक अकाउंट सुना है सर? तो देन सर हम लड़ने की बजाय क्या एक्सपेंसेस पेएबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक कंपेजर बना सकते हैं? क्यों बना सकते हैं? मेरी बातें सुनते रहिएगा जरा। ब्रॉड डाउन्स प्रीपेड वैसे ही आएंगे जैसे आते हैं, मसलन कैसे आएंगे? 150 और 70। कैरी डाउन्स भी वैसे ही आएंगे। किस किस लेजर को इकट्ठा करने लगा हूं? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड प्लस सॉर्ट ऑफ करके दिखाना चाहता हूँ, इकट्ठा करने लगा हूँ। किन दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ? एसेट और लाइबिलिटी का अकाउंट उसी तरह इकट्ठा कर रहा हूँ जिससे अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बैंक के डेबिट बैलेंस को और बैंक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस को इकट्ठा करवाया था। लेकिन इकट्ठा करने का हरगिज मतलब नहीं कि नेट ऑफ कर दें। डेबिट बैलेंसेस के तौर पे आएंगे और क्रेडिट बैलेंसेस के तौर पे आएंगे। मुझे ये लेजर इकट्ठा क्यों बनाना पड़ा? हम हमेशा हर एक्सपेंस पेएबल और प्रीपेड का लेजर अलग अलग बना के बैलेंस करने की कोशिश किया करेंगे। लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में एक्सपेंस का ब्रेकअप नहीं मिलेगा तो हम उसे कंबाइन क्यों बना लेंगे? जरा बोर्ड पे देखो जरा, ये मैंने किन किन लेजर्स को इकट्ठा किया हुआ। अब क्या आपको पता है कि ये प्रीपेड का लेजर हो या एक्सपेंस का लेजर हो, इसमें एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे ही आता है। तो अब हमें किसी ब्रेकअप को सोचने की जरूरत नहीं है, ये लेजर कंबाइन हो गया है, एक्सपेंस किधर लिख दिया मैंने। तो क्या यहाँ 8 लाख लिखा जा सकता है? ये चाहे प्रीपेड का लेजर है या पेबल का लेजर है, एक्सपेंस ने अपने लेजर में डेबिट होना था और इन लेजर्स में क्रेडिट होना था। तो अब किसी ब्रेकअप की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह इसको बैलेंस करके क्या मिल जाएगा? क्या पेमेंट तक पहुंचा जा सकता है? ये काम कब किया करेंगे? पहले आपने इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ना है, फिर ये लिखना है। पेज नंबर 104 पे आखिरी वाला पॉइंट कल से पेज नंबर 104 के दरमियान से थोड़ा सा ऊपर कंक्लूजन वाला एक पैराग्राफ पढ़ना। कहीं मिला सर? सर मिला सर? नजर आ रहा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ऑलवेज प्रिपेयर सेपरेट लेजर ऑफ एवरी पेएबल एंड प्रीपेड। असूल क्या है? हर प्रीपेड एक्सपेंस और पेएबल एक्सपेंस को अलग अलग सोचा जाए। However, if there is no breakup of expense into prepaid ledger and payable ledger, यही मसला बना था। क्या बना था? रिपीट कर दो। Then we prepare a combined ledger of prepaid and expense payable to calculate the balancing figure of payment. रिपीट करने क्या लिखा है इंग्लिश में? फंस गया अगर, फुली फंस गया अगर। बोर्ड में काइंडली देखें, लेजर बनाएं और मुझे फिर बैलेंसिंग फिगर बता के उठाएं। लिख बना लें।
ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल 705 नहीं बेटा 840 नहीं पर 1.5 लाख है, ठीक है 705 ही है, 150,000 ऊपर है, कोई नहीं वो बाद में लिखेगा, पहले फिगर पूरी करें, बैलेंस बाद में कर लीजिएगा, पहले ये बता दें ये बात समझ आई क्या हुआ, क्या हुआ ये इन दोनों लेजर्स में सिमिलरिटी ये थी कि पेमेंट डेबिट साइड पे है, एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे है, देयरफॉर वी कैन यूज दिस सिमिलरिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम where there is no breakup of expense into the respective ledgers of prepaid and payable. We can prepare a combined ledger to get the balancing figure. Done, sir? Yes. जी Mr. Kashi, what is the answer? आवाज नहीं आई, मैं रिपीट कर दूं, तो मैं सारी इसमें सही बोली, क्या बात है, मुझे भी तो लोग कहते हैं रिपीट कर दो। 705 ये बिल्कुल सर सही है, लेजर सेपरेट हमेशा बनाने, पेबल प्रीपेड के अलग-अलग डिसाइड करेंगे किस एक्सपेंस की कितनी कितनी पेमेंट है, लेकिन अगर वो नहीं कर सकेंगे तो मजबूरन क्या करेंगे, कंबाइंड लेजर बना लेंगे। उठते उठते एक दो सवालों के जवाब देते जाएं जरा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लाएं जरा, 8 लाख आपको प्रॉफिट लॉस में नजर आया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाएं, क्लोजिंग बैलेंसेस 70,000 करंट एसेट्स में और 25,000 करंट लायबिलिटीज में नजर आएगा, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में पेमेंट के तौर पे 7,05,000 नजर आएगा। क्या एक्सपेंस की अमाउंट और पेमेंट की अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है? लेकिन अब यहां से जरा फाइनल कर लें, अगर ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेड ना हो, ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल भी ना हो, अच्छा अगर क्या इन चारों में से कोई एक भी हो तो फिर डिफरेंट हो जाएगा। चारों में से कौन कौन ना हो, ब्रॉड सारी ना हो, कोई ब्रॉड डाउन पेएबल, कोई प्रीपेड पेएबल, कोई प्रीपेड और पेएबल्स के ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ना हो, तो इंशाल्लाह क्या क्या बन जाएगा। आई होप कि जो आपने मेरे से बातें सुनी हैं कल तक जेहन में रह जाएंगी। क्या कभी जिंदगी में आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वर्ड सुना है सर? घर के लिए क्या क्या है सर? सर जी खास तौर पे क्वेश्चन नंबर 3 इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अल्लाह हाफिज।